हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी मूव टू द चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इन देम द फर्स्ट टॉपिक इज 2.1 गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 2.1 इंट्रोडक्शन। इन देम first in introduction portion, first is the base. What is base? What is units? Means what is unit? Unit means हम किसी को कोई भी चीज को मेजरमेंट के लिए, उसके लिए आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो, आपको वेजिटेबल लेना है, तो आप क्या करोगे कि 1 kg 2 kg 250 ग्राम 500 ग्राम मांगते हो, तो उसको ग्राम केजी को क्या बोलते हैं? यूनिट्स। तो सभी चीज को मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिट्स। अगर हम कोई स्केल है तो स्केल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। वॉच की मदद से, घड़ियाल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो टाइम मेजरमेंट हो गया। तो इस सब को तो टाइम इन सेकंड, इन आवर, इन डे, इन ईयर, वॉट एवर इट इज, कोई में हो सकता है। तो टाइम मेजरमेंट में पीछे जो लगता है सेकंड, आवर, मिनट, डे, मंथ, इन सबको हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, सभी के यूनिट अलग अलग होते हैं। इन फिजिक्स देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, मोर देन 300 यूनिट्स आर अवेलेबल इन फिजिक्स, बट वी लर्न ओनली सम बेस यूनिट, फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव अदर यूनिट्स। 7 base units, 7 base unit we have learned already in previous video lectures. 7 base units, that are the mass, length, time, electric current, thermodynamics, temperature, luminous intensity, and mole, and substance of mole. तो ये 7 बेसिक यूनिट है। इनका इस्तेमाल करके, इनका यूज करके हम बाकी सभी यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ मेजर्ड इन मीटर, लेंथ मेजर्ड इन दी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वॉट एवर एक्सेट्रा। द यूनिट ऑफ length and unit of time and unit of mass, these 3 are the most important for us. Now if you want to derive the unit of acceleration, 7 बेसिक यूनिट तो हमने पढ़ा, 7 बेसिक यूनिट, 7 बेसिक यूनिट का इस्तेमाल करके हम बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डिराइव कर सकते हैं। तो जो यूनिट 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हमने डिराइव किया है, उनको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड वन। तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज m0 l1 t minus 2, m0 l1 t minus 2। Here mass तो है नहीं, dimension of mass is 0। Here dimension of length is 1, means length measured in meter, तो ये मीटर। t पावर माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में टाइम मेजर्ड इन सेकंड, s पावर 2। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला से हम यूनिट डिराइव कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि डायमेंशनल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट डायमेंशनल फॉर्मूला हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
each and every place the dimensional formula are used. That's why दिन में एक बार हमें डायमेंशनल फॉर्मूला का तो लिखनी है का तो रिकॉल करनी है, तभी हमें ये याद रहेंगी। बाकी इसका कोई तरीका नहीं है, इसको आप बार बार याद करोगे, समझने की कोशिश करो तो ही याद रहेंगे। अगर रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कभी याद नहीं रहेगी। लिखो, समझने की कोशिश करो, डेली एक बार लिखोगे तो 15 दिन ऐसे कंटिन्यू करोगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहेगी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद रह गई आपको इजीली तो समझ जाना फिजिक्स में 50% काम हमारा खत्म। अंडरस्टूड? हाउ कैन आई डिराइव द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हुआ? तो डिराइव्ड यूनिट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द डिराइव्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड। क्योंकि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक यूनिट थे, उसमें से हमने एक्सेलरेशन का यूनिट डिराइव किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड वन। तो इस तरह से हम फोर्स, मोमेंटम और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट इजीली डिराइव कर सकते हैं, तभी जब हमको 7 बेसिक यूनिट के बारे में पता हो। नेक्स्ट, 7 बेसिक यूनिट तो हमने पढ़ लिए थे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स से पहले हमने ऑलरेडी, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि सिस्टम 2.2 गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। 2.2 टॉपिक गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। तो टोटल 5 टाइप्स के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट एमकेएस है, एमकेएस, सीजीएस, FPS, and last that is the system international, the most widely system used nowadays, that is the SI, system international। वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम यूज होता है यूनिट के मेजरमेंट के लिए वो है SI, सिस्टम इंटरनेशनल। बाकी ये सब भी यूज होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये स्टैंडर्ड हुआ है SI। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड। ओके, नाउ इसके बारे में हम अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है। तो अब सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में ही हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये हो गया 2.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दी 2.2 टॉपिक again 2 supplementary units are given, 2 supplementary unit, supplementary unit। The first one is the plane angle। Plane angle is represented by theta। Plane angle is represented by theta। तो नॉर्मल, आप स्टैंडर्ड 10th में मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट में आपने पढ़ लिया होगा प्लेन एंगल के बारे में। तो आर्क, ये एंगल, प्लेन एंगल, थीटा, और स्मॉल है तो टेक्स्ट बुक में डी थीटा रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम यहाँ डी थीटा भी लिख सकते हैं, डी थीटा। प्लेन एंगल थीटा, डी theta, and radius r, that is given, radius r, and arc is represented by, in our textbook, ds, so I can represent here by ds। Now we have equation, in standard 10। आप 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ गए होंगे कि आर्क इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल इज इक्वल टू
आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल क्या है यहाँ पे, डी थीटा, विच इज इक्वल टू आर्क, तो आर्क दैट इज आर्क, ये डी एस आर्क है, आर्क डी एस एंड रेडियस स्मॉल आर। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये सेंटर पॉइंट है। एंगल ये हमने स्मॉल एंगल लिया हुआ है, बहुत स्मॉल, डी थीटा। इफ आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू arc upon radius, that is s by here, that is also true। तो ये हो गया फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट, द रिलेशन बिटवीन एंगल आर्क एंड रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। नाउ सेकंड है सॉलिड एंगल, सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट सॉलिड एंगल, सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, आप एक वाटरमेलन, तरबूज तो सबने खाया होगा, तो वाटरमेलन को हम क्या समझेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अगर आप वाटरमेलन का यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करोगे तो लुक लाइक, अंडरस्टूड। नाउ सॉलिड वाटरमेलन कंसिडर एज अ सॉलिड स्फीयर। नाउ यहां से हम इसको काटेंगे, बोलते हैं क्या करेंगे, इसका यहां से कट करेंगे वाटरमेलन को, तो क्या हो जाएगा, ये आप निकालोगे अंदर से, तो ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय डी, स्मॉल है इसलिए डी। डी क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल है, इसके लिए हम डी का यूज करते हैं, डी ओम। इसको रीड करते हैं ओम, ओम, डी ओम। तो सॉलिड स्फीयर्स में से जो एंगल बनता है, द एंगल विच इज मेक्स फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर, दैट इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड स्फीयर में से जो एंगल बनता है उनको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। तो अब हम सॉलिड एंगल का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, that is given in our textbook। solid angle, center O। now your angle, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय डी ओम। एंड एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया डी ए। एंड रेडियस, रेडियस आर, रेडियस आर। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल, सॉलिड स्फीयर में से कोई नक्कर चीज में से हम जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल बन गया। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है सॉलिड एंगल वेरी स्मॉल, हियर वेरी स्मॉल एंगल है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी ओम। डी ओम इज इक्वल टू सॉलिड एंगल, जिस तरह प्लेन एंगल का फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, उसी तरह सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है डी ओम।
solid angle d ohm is equal to area by radius square, एरिया। तो एरिया क्या है यहाँ पे डी ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डी ए, एरिया डी ए डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, एरिया एंड रेडियस। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सॉलिड एंगल का यूनिट पूछा जाता है, सॉलिड एंगल का यूनिट। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा, स्टे रेडियन। क्या होगा, स्टे रेडियन, रिप्रेजेंटेड बाय एस आर, स्टे रेडियन। एंड इसको हम यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टे रेडियन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस आर। एंड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल is theta, represented by theta, which is equal to unit of plane angle represented by theta। तो थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन, प्लेन एंगल two supplementary units, first one is the plane angle and second one is the solid angle। Plane angle represented by theta and solid angle represented by ohm। Plane angle, the unit of plane angle is radian and unit of solid angle, that is steradian, represented by SR। तो solid angle and plane angle सप्लीमेंट्री दो यूनिट थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बारे में डिटेल्स में हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दैट केयरफुली। अगर आप ये बोर्ड में लिखा हुआ है उसको कॉपी डाउन करना चाहते हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द यूनिट, तो उसके बारे में भी कुछ डायरेक्शन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो लेट अस वी विल सी यूनिट्स, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द यूनिट्स। हम यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सपोज कोई भी यूनिट है तो हम ऐसे ही नहीं लिख सकेंगे, उसके लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ डायरेक्शन है, कुछ रूल्स हैं, उस रूल को हम 100% फॉलो करना पड़ता है, तभी वो करेक्ट माना जाता है। तो रूल्स क्या है, तो रूल्स में फर्स्ट रूल्स फॉर यूनिट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बाकी दूसरी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन जरूरी है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रूल्स फॉर यूनिट्स, तो फर्स्ट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट लिखेंगे तो वो सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करना चाहिए, SI, इट शुड बी फॉलोज द रूल्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल।
जो वर्ल्ड वाइड में माना गया है। सेकंड, कोई भी यूनिट हो हम हमारी तरह से नहीं लिख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ मास इज केजी, यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो केजी यूनिट ऑफ मास इज केजी, तो केजी को हम केजी स्मॉल के एंड स्मॉल जी इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर आप केजी को के फुल स्टॉप जी लिखोगे, के जी के बाद लास्ट में फुल स्टॉप करोगे, अगर के और जी दोनों के बाद फुल स्टॉप करेंगे तो दैट ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। तो यूनिट को रिप्रेजेंट करते वक्त यूनिट को whenever we are representing a unit by symbol we write only letter, we cannot use the full stop entire or at end of the unit। बीच में और लास्ट में, यूनिट के बीच में और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फुल स्टॉप का यूज किया है तो जो यूनिट लिखा है वो गलत है, वो SI सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गलत है। तो केजी हम इसी तरह से लिखेंगे, के फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप रॉन्ग, के फुल स्टॉप जी रॉन्ग, के जी फुल स्टॉप रॉन्ग। अंडरस्टूड? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द यूनिट? तो इसी तरह से हमें यूनिट को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड पॉइंट, अगर हमारे पास 1 kg, ओके 1 kg और लेंथ के बारे में हम सोचे तो 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ है। थर्ड पॉइंट, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर, 1 मीटर लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय मीटर, तो m। 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर है तो हम उसके बारे में क्या लिखेंगे 1 मीटर। अगर 100 मीटर हो लेंथ हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे मीटर्स। प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल। हियर सिंगुलर मीन्स 1 एंड प्लूरल मीन्स 100। मीटर, मीटर्स, तो मीटर्स से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 1 मीटर हो का, 1000 मीटर हो का, 100 मीटर हो का, 1 लाख मीटर हो, हम मीटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 मीटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 1 मीटर एंड 100 मीटर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 100 मीटर and 1000 meter also represented by 1000, 1000 मीटर। मीन्स प्लूरल फॉर्म में हमें नहीं लिखना है। उसी तरह 1 kg, सपोज फॉर एग्जांपल 1 kg हो तो उनको हम 1 kg लिखेंगे, और 100 kg हो तो उसको हम 100 kg किलोग्राम ही लिखेंगे, उसको 100 kgs नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? प्लूरल फॉर्म में यूनिट यूज नहीं करना है। यूनिट ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, चाहे वो 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1000 हो, lakhs और करोड़ हो, जो भी हो, वट एवर इट इज, वी ऑलवेज यूनिट रिप्रेजेंटेड इन सिंगुलर फॉर्म। 1 kg is represented by 1 kg and 100 kg is also represented by 100 kg। अंडरस्टूड? तो यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। वी डोंट यूज यूनिट इन प्लूरल फॉर्म। तो यहां पे लिख देते हैं, वी कैन नॉट यूज, कांट यूज इन प्लूरल फॉर्म
प्लूरल फॉर्म। नो यूज ऑफ फुल स्टॉप इंक्लूडिंग एंड एट द एंड ऑफ द यूनिट। No use of full stop including or end of the unit. Now fourth point that is most important, fourth point that is most important. अगर कोई unit, if any unit is represented by scientist name, for example Newton, unit of force is Newton, that is invention by Newton, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अगर हमें पूरा यूनिट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ यू यूज फुल नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट सो यू कैन राइट ऑल द लेटर्स इन लोअर केस, मीन्स इन सेकंड एबीसीडी, एन स्मॉल, ई स्मॉल, डब्ल्यू टी ओ एन, न्यूटन। अगर आप फिर न्यूटन को, फोर्स के यूनिट को, अगर आप फोर्स के यूनिट को सिर्फ एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट यूनिट इज, फर्स्ट लेटर इज एन, फर्स्ट लेटर इज एन, तो आप इसको कैपिटल एन ऐसे लिख सकते हो। अंडरस्टूड? अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम से आता है तो हमें साइंटिस्ट का पूरा नेम लिखना है तो हम सभी लेटर स्मॉल लिखेंगे। इफ एनी यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिस्ट नेम देन वी कैन यूज ऑल द लेटर्स इन लोअर केस। अगर हम साइंटिस्ट के नेम के फर्स्ट लेटर से यूनिट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हम अपर केस मीन्स कैपिटल एन लिखेंगे। Newton first letter is N, that is represented by Newton as capital N. Understood? साइंटिस्ट के नेम से जो यूनिट आता है तो हम सिर्फ कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करना है हमें। अगर आप पूरा साइंटिस्ट का नेम यूज न करते हो तभी कैपिटल एन लिखना है। अगर आप पूरा साइंटिस्ट का नेम यूज करते हो तो उनको सिर्फ आपको एन डब्ल्यू एन ई डब्ल्यू टी ओ एन सभी लेटर सेकंड एबीसीडी में ही लिखने हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपने इस तरह से लिख लिया न्यूटन, अगर आपने इस तरह से न्यूटन लिख लिया तो ये रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। तो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल को ये फॉलो नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? तो हमें याद रखना है कि इसके पीछे हमें फुल स्टॉप भी नहीं यूज करना है। न्यूटन लिख दिया हमने तो ये रॉन्ग है, सिर्फ हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन और कैपिटल एन। अगर हमने यहाँ पे कैपिटल एन स्टार्टिंग में लिख दिया और फिर पूरा नाम साइंटिस्ट का लिख दिया तो दैट इज रॉन्ग। सिस्टम इंटरनेशनल को ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो ये रूल्स फॉर यूनिट्स, यूनिट को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है तो उसके बारे में रूल्स है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। All the units must be follows the system international that is accepted by the worldwide. Second, kg, अगर मास का यूनिट kg है तो हमें इंटायर दी यूनिट मीन्स k.g नहीं लिखना है, हमें kg डॉट हमें नहीं लिखना है, मीन्स एंटायर दी यूनिट हमें फुल स्टॉप और एंड ऑफ दी यूनिट हमें फुल स्टॉप यूज करना नहीं है, नहीं यूज करना है, खास ध्यान रखना। नो यूज ऑफ फुल स्टॉप। थर्ड वन, मीटर, अगर सिंगुलर है तो हम मीटर लिखेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा। अगर प्लूरल फॉर्म में फिर भी हम मीटर ही लिखेंगे। 100 मीटर है, 1000 मीटर है, 100 केजी है, 1000 केजी है तो हम केजी ही लिखेंगे। मास को केजी, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड? वी कैन नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। फोर्थ वन, अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम से आता है, अगर आप पूरा साइंटिस्ट का नेम लिखना चाहते हो तो आपको सभी लेटर लोअर केस में लिखने पड़ेंगे। अगर आप
फर्स्ट लेटर ही लिखोगे तो वो आपको अपर केस में ही लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखोगे तो दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? नाउ फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन 4 रूल्स। ये रूल्स आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक 2.3 मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 2.3 हमें दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉल डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करना है तो हम ये मीटर स्केल का यूज कर सकेंगे। ओके, ये स्मॉल है बराबर, मीटर स्केल, और ये 100 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वॉट एवर इट इज, वो मीटर स्केल का हम यूज करके डायरेक्टली हम लेंथ को मेजर कर सकेंगे। विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल वी कैन मेजर द मैक्सिमम लेंथ दैट इज 100 सेंटीमीटर। मीटर स्केल का यूज करके हम 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्केल का यूज करके हम 1 मीटर, मीटर स्केल मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल का हम यूज करके मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का लेंथ की मेजरमेंट कर सकेंगे। वी कैन मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल अप टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। और मिनिमम लेंथ हम कितनी मेजर कर पाएंगे मीटर स्केल की यूज करके, तो 0.1 सेंटीमीटर। कितनी? 0.1, 0.1 और 0.01 सेंटीमीटर की लेंथ हम मेजर कर पाएंगे। वी कैन मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल। मिनिमम लेंथ 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर क्या यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर। विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर वी कैन मेजर द लेंथ, मिनिमम लेंथ 0.01 मीन्स 10⁻⁻⁴ मीटर, 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का हम यूज करके, वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम 10⁻⁴ तक लेंथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं। 10⁻⁴ मिनिमम लेंथ। एंड सम मोर इंस्ट्रूमेंट्स available in physics, that is micrometer screw gauge, micrometer screw gauge. So with the help of the micrometer screw gauge we can measure the length up to 0.001 centimeter. If we convert centimeter into meter, then 10⁻⁻⁵ meter. With the help of the micrometer screw gauge we can measure the length up to 10⁻⁵ meter. मिनिमम 10⁻⁵ मीटर तक हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। Some more instrument, that is sperometer. Sperometer. With the help of the sperometer again we can measure the 0.001 centimeter, means 10⁻⁵ meter. Convert centimeter into meter, 10⁻⁵ meter. So from the
1 year caliper, micrometer, screw gauge and spirometer. We can say we can measure the length up to 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 5. मिनिमम लेंथ हम यहाँ तक मेजर कर सकते हैं. तो ये है फिजिक्स के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स. 1 year caliper, micrometer, screw gauge and spirometer. All the instruments are available and we can measure with the help of this diameter of the wire. वायर का डायमीटर मेजर करना हो तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज करेंगे. अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मींस कॉनकेव और कॉन्वेक्स इस तरह की सरफेस का हम डेप्थ और हाइट मेजरमेंट करनी है. ये हाइट हो गई और ये डेप्थ, डेप्थ और हाइट. इफ यू वांट टू मेजर द डेप्थ और हाइट ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस देन वी विल यूज द स्पेरोमीटर. अगर कोई वायर हुए, you want to measure the diameter or radius of this wire, then you can use this micrometer screw gauge and with the help of the 1 year caliper. Length, if you want to measure the length, then you can use the 1 year caliper. ये तो हुई स्मॉल डिस्टेंस. अगर स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो हम इजीली माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, 1 year कैलिपर, मीटर स्केल का हम यूज करके इजीली हम स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं. इजीली हम स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं. अगर कोई लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज मीन्स सपोज फ्रॉम अर्थ टू स्टार्स, अर्थ से हमें स्टार का मेजरमेंट करना है, अर्थ से हमें सन का मेजरमेंट करना है, अर्थ से हमें दूसरे प्लेनेट का मेजरमेंट करना है, तो हम किस तरह से कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें कोई लार्ज डिस्टेंस के लिए हमें कोई मेथड चाहिए. तो उस मेथड का हम यूज करते हैं. अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं है. लार्ज डिस्टेंस मीन्स फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, measurement of large distance, measurement of large distance. तो large distance में क्या होगा? सपोज यहां पे अर्थ का सरफेस है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सरफेस ऑफ द अर्थ. ये क्या है? अर्थ. Here surface of the earth. Two observers at a point A, first one, and at the point B, second one. ये मेथड जो हम आपको बता रहा हूं अभी, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है लेकिन कन्वीनियंट है. इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं. साइंटिस्ट अभी इसी मेथड का यूज करते हैं फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट. अगर यहाँ पे एक सन है, यहाँ पे क्या है? सन का मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन. डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स. कहां पे? ये 2 observation points at the earth surface of the earth. First one is A and second one is B. 2 observation point at A and B. First we will observe from point A, then we can observe from point B. तो point A and point B. तो first हमें कहां से मेजरमेंट करना है? A से, और उसके बाद में हमें B से मेजरमेंट करना है. अंडरस्टूड? दोनों पॉइंट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में दिए हुए हैं. तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सन, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू दी सन, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू सन. बी टू सन एंड ए टू सन, बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल. इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि ये ए है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड, एग्जैक्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है.
अर्थ के डायमेट्रिकली दो ऑपोजिट पॉइंट है, तो ऑपोजिट पॉइंट से हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। कहाँ ऑब्जर्वेशन करना है, सन का ऑब्जर्वेशन करना है। A2 सन एंड B2 सन, सो बोथ आर equal. Distance from A2 sun and distance from B2 sun both are equal, and that distance is represented by A2 capital D. Distance is represented by capital D. D and D. Now, the angle here, first observation point and second observation point at the end of the sun, here angle makes, इस तरह से एक एंगल बनेगा, एंगल एंगल हुआ, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन एंगल क्या कहेंगे। तो जो मेथड हम यूज करते हैं फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो उस मेथड को हम कहेंगे पैरेलैक्स मेथड। क्या कहेंगे, उसको नाम दिया हुआ है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये फॉर लार्ज डिस्टेंस के लिए, पैरेलैक्स मेथड, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट A and B simultaneously observe from point A to B. Parallax method. Parallax means first we will observe from A and then we will observe from B, diametrically opposite point. Now तो एंगल यहां पे क्या बनता है, एंगल, एंगल मैक्स एट दी पॉइंट S, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा। एंगल को क्या हम कहेंगे, थीटा, दैट इज पैरेलैक्स एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल, parallax angle, or we can say parallatic angle। parallax angle और पैरेक्टिक क्या कहेंगे, पैरेक्टिक एंगल। मोस्टली इसको पैरेलैक्स एंगल ही यूज करते हैं हम। तो पैरेलैक्स एंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू वेव फॉर्मूला फ्रॉम प्लान एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, वेव फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो ये एंगल क्या है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू थीटा, रेडियस मीन्स पॉइंट A to S। Distance from A to S, that is the radius is capital D. Radius is capital D. Now arc is equal to point S is the center arc, that is A to B arc. A to B arc, that is the two diametrically opposite point of the surface of the earth, means A to B, which is equivalent to this distance,
A to arc A to B. Arc A to B represented by blue line, which is equivalent to, that is represented by black line. तो approximately क्या equal होगा. Distance directly measured from A to B and measured from arc A to B. Both are approximately equal. So we can use, instead of A to B is equal to direct distance from A to B. So say A to B is equal to represented by small b. So arc is equal to small b. Understood? क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ की रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, which is exactly approximately, or we can say approximately, that is straight. So we can use here, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, A to B, A to B, direct distance, that is arc. Instead of arc is equal to A to B is equal to small b. Now we have formula, angle is equal to arc by radius. Angle, radius and arc, all the values substitute in this formula. Parallax method. Angle is equal to theta, which is equal to arc is equal to small b, and radius is equal to capital D. That is the distance from surface of the earth to the sun. Capital D is the distance from surface of the earth to the sun. Now if you have angle, parallax angle, and B, value of arc, and you can easily find the value of D, means value of large distance. Therefore large distance D is equal to B by theta. तो इस तरह से हम इजीली लार्ज डिस्टेंस D फाइंड कर सकेंगे. कैसे? if we have value of D and value of B and substitute that value theta and B, you can easily find the large distance, that is B is equal to B by theta. तो इस तरह से हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? पैरेलैक्स मेथड. अंडरस्टूड? अगर आप यहाँ थीटा की जगह क्या लिख लो, अल्फा. थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू अल्फा, एंड रेडियस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, एंड रेडियस इज इक्वल टू D. Small b is equal to small d. Then new formula, theta is equal to, here theta is equal to alpha and b is equal to small d. Theta is equal to alpha and b is equal to small d by capital D. Therefore alpha is equal to b by D. Therefore D is equal to capital D, distance from surface of the earth to the sun to the D by alpha. Both are same. D is equal to D by alpha and D is equal to B by theta. Here arc is represented by B and here radius is represented by D. Both are, or diameter is represented by D is the diameter of the earth, A to B, which is B. B is equal to D, means diameter of the earth. Both are equal. In our textbook both the formulas are given. D is equal to B by theta and D is equal to D by alpha. Understood? The large distance, how can we measure the distance of the large from earth to the sun, earth to the planet, earth to the star? By parallax method we can measure the distance from surface of the earth to the planet or sun or star.
अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लार्ज डिस्टेंस का जो हमें मेजरमेंट करना है तो हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। पैरेलैक्स मेथड इज जो मेथड हम यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड नहीं है, लेकिन हम इक्विवेलेंट टू एग्जैक्ट ले लेते हैं, इसलिए हमें ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, इसलिए हम इस मेथड का मोस्टली अभी यूज करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये दो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, d इज इक्वल टू b बाई थीटा एंड d इज इक्वल टू d बाई अल्फा, और ये पिक्चर हमें माइंड में रखना है। अंडरस्टूड। अगर ये पिक्चर आप माइंड में नहीं रखोगे तो इसके न्यूमेरिकल बहुत एग्जाम में आते हैं, वो आपको नहीं आएंगे। इन more competitive examination, JEE, NEET, GUSET, etc. In all the examination, the question asked from this topic, related to this topic. Two values are given, d, b and theta. From three unknown, two values are given and you can find third values easily. Understood? जो आप इस पिक्चर को ठीक तरह से आप माइंड में उतारोगे तभी आपको पैरेलैक्स मेथड के न्यूमेरिकल इजीली समझ में आएंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पैरेलैक्स मेथड, अंडरस्टूड, एंड कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, conversion from degree to radian and radian to degree and degree to minute and degree to second में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे और पैरेलैक्स मेथड के न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। थैंक यू।